Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में दिखाई दे रहे हैं, इनको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB जैसे अलग अलग सोर्सेज से लिया गया है, सो दैट ये आपको एक ओवरऑल UPSC और बाकी सारे एग्जाम्स की अप्रोच करने के लिए मदद करें। चलिए बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल के बारे में, जिसमें बात की जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2023 में बैंक ने इंडियन, अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो इन्होंने लगभग 2.0 लाख करोड़ का जो लोन है इसको राइट ऑफ किया है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो अगर टोटल अमाउंट 100% है तो इसमें से 52.3% अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें लगभग 1.09 करोड़ रुपीस, लाख करोड़ रुपीस, ये केवल और केवल लार्ज इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को दिया गया लोन है, जिसको यहाँ पर राइट ऑफ करना पड़ा है। नाउ द क्वेश्चंस कम, क्या हमें इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, हम सीधा समझेंगे दो टर्मोलॉजीज़ को। पहला तो राइट ऑफ लोन करना क्या कहलाता है और दूसरा टर्म्स हम समझेंगे NPA। देखिए, राइट ऑफ करने का मतलब होता है एक ऐसा लोन जिसको अब एसेट की कैटेगरी में, देखिए हमेशा जो आपका लोन होता है इसे यूजुअली एसेट की यानी संपत्ति की कैटेगरी में डाला जाता है। मतलब एक ऐसा लोन जिसे अब एसेट की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। ऐसा बैंक्स क्यों करते हैं? ताकि ये जो अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को यहाँ पर रिड्यूस किया जा सके अपनी किताबों में से। ये जो इस मूव के बाद क्या होता है, यूजुअली जो NPAs होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको मान लिया जाता है कि अब ये कंडीशन कैसी हो चुकी है, हम यहाँ पर लॉस की कंडीशन में आ चुके हैं। हालांकि राइट ऑफ करने से बहुत सारी इंपॉर्टेंस भी हो जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बैंक को एक एडिशनल बेनिफिट देता है, जिसमें बैंक के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो अपने आप में कम हो जाती है। राइट ऑफ करने की वजह से आप देखेंगे ये जो बैंक है स्टिल यहाँ पर रिकवरी की कोशिश करते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि बैंक जो जितनी इनकी संपत्ति है, जिन्होंने लोन लिया है, उसको बेचने का काम करेंगे। अदर देन दैट जो भी लीगल अप्रोच है वो यहाँ पर ली जाएगी। सो कलेक्ट करने के सारे काम यहाँ पर किए जाएंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम कि बैंक को राइट ऑफ करना और दूसरी तरफ NPA में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, एक तरफ आपको NPA भी समझना होगा, विच इज़ दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो डेप्ट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसीडर किया जाता है जब लोन का पेमेंट अभी मिनिमम पीरियड जो यूजुअली काउंट करते हैं 90 डेज तब तक नहीं हुआ हो। ऐसे में इनको NPA की कैटेगरी में रखा जाता है। यूजुअली NPAs 3 टाइप के होते हैं। पहला सब स्टैंडर्ड एसेट होती हैं, मतलब बैंक की ऐसी संपत्ति जिसको यूजुअली हम NPA की कैटेगरी में भी डालते हैं, जहां पर NPAs 12 महीने से कम के रहे हों। दूसरे डाउटफुल एसेट होते हैं, मतलब ऐसा जहां पर कैटेगरी 12 महीने से ज़्यादा का टाइम जा चुका हो। तीसरा हो जाता है लॉस एसेट, विच मीन जहां पर RBI ने आइडेंटिफाई कर दिया हो, बैंक्स ने आइडेंटिफाई कर दिया हो कि अभी यहाँ पर इसको मिलने के कोई चांसेस नहीं है। एंड आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ डाउटफुलनेस, जब 12 महीने से भी ज़्यादा का समय हो जाता है, तब किसी भी लोन को यहाँ पर राइट ऑफ किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इनिशियल स्टेज में अगर आप 24 महीनों की बात करेंगे तो ये NPA की कैटेगरी में रहता है, और 24 महीनों के बाद आप देखिए ऐसे लॉसेस को यूजुअली राइट ऑफ कर दिया जाता है। कारण क्यों, मैंने आपको बताया, इसमें जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट जो कंपनीज़ हैं, जो शेड्यूल बैंक्स हैं, इनको लोन रिकवरी के लिए अब जो भी इनके पास संपत्ति है, जो भी यहाँ पर किसी ने गिरवी रखा हुआ है, अमाउंट कोलेट्रल यहाँ पर जमा है, उसका इस्तेमाल बैंक्स कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, विच इज़ टॉकिंग अबाउट द ग्लेशियर श्रैंक 1 मिलियन अ ईयर इन अ डिकेड, और बात करी जा रही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए, जब भी हम 2011 और 12 की बात करते हैं, हमें हमेशा एक चीज़ याद रहती है कि जिसे डिक्लेयर किया गया था हॉटेस्ट ईयर ऑफ द डिकेड। वहीं वार्मेस्ट कंडीशन हमें देखने मिली थी, बहुत सारे रिजल्ट थे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए थे, जिसकी वजह से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी रिलीज़ किए गए थे, डिज़ास्टर की सिचुएशन आ गई थी। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत हिस्टोरिकल रिपोर्ट हमें यहाँ देखने के लिए मिली है, जिसका जो ये बता रही है कि अगर आप ग्लेशियर्स की बात करेंगे तो ये
मिलियन के आसपास आप देखेंगे ये यहाँ पर पिघलना शुरू कर रहा है। वहीं 2011 से 20 तक का टाइम पीरियड देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर घटी हैं, जिसे डिकेड ऑफ एक्सट्रीम्स की कैटेगरी में भी रखा जा रहा है। इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आपको देखने मिली है, वाटर पैटर्न यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से क्रॉप पैटर्न में डिस्टर्बेंस हमें देखने मिला है। अलॉन्ग विद दैट डेथ भी हमें देखने मिली है। लेकिन 2011-12 के मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो ये जो डेथ है, ये जो डेथ रेशो है, ये यूजुअली कम देखने मिला है हमें इस पर्टिकुलर ईयर में। अलॉन्ग विद दैट हम देखेंगे तो जो शुरुआती दौर है यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन हमें देखने मिला है, बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डिप्लीशन की शुरुआत जहाँ पे इनिशियल डिकेड में हुई थी, वहीं इसकी रिकवरी भी हमें इस फेज़ में देखने के लिए मिलेगी। तीसरा अगर हम बात करें तो साइक्लोनिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हुई, जो कि कहीं से भी हमारी फेवर में नहीं थी। कारण क्योंकि साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और ह्यूमन लॉस हमें देखने के लिए मिले हैं। तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस साल हीट वेव्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैजुअलिटी हमें देखने के लिए मिली है। इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए बहुत सारे स्पेसिफिक इंसिडेंट हुए हैं। एक तरफ अगर हम बात करें भारत की तो उत्तराखंड में रॉक एवलांचेस हुए हैं। वहीं आप देखेंगे तो लगातार क्लाइमेट रिलेटेड इंसिडेंट हो रहे हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड इंसिडेंट्स हमें देखने मिल रहे हैं, एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशन हमें देखने मिल रही है। सो अगर हम पूरे के पूरे टाइम पीरियड की बात करें तो जहां पर एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है, वहीं भारत में देखेंगे तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी जो हमारे फेवर में नहीं देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि जब भी हम वेदर फिनोमेनास की बात करते हैं, मेट्रोलॉजी की बात करते हैं, हमें सबसे पहले पढ़ना होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, जिसका मुख्य काम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और भी डिफरेंट फील्ड्स। WMO के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 23 मार्च 1950 को इसको एक स्पेशल एजेंसी के रूप में बनाया गया था और यूनाइटेड नेशंस में 1951 में इसको यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। ओरिजिनेशन की अगर हम बात करें तो इनिशियल फेज़ में इसे इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की और शुरुआती दौर की बात करें तो 1873 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। वहीं इसकी अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हमें जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखने के लिए मिलेगा। वर्तमान समय में इसके 191 मेंबर कंट्रीज़ आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। काम क्या है, ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल एफर्ट्स करते हैं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। साथ ही जितने यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे आप IPCC की बात कर लें या दूसरे क्लाइमेट चेंजेस इनिशिएटिव की बात कर लें, उन सभी को एक साथ लेकर कोऑपरेशन का काम करते हैं और प्रमोशन का काम करते हैं फॉर द क्लाइमेट चेंज। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में एंड वील बी टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज थ्रेशोल्ड इनकम फॉर द EWS एडमिशन इन स्कूल टू 5 लाख रुपीज़, और ये बात की जा रही है बाय द हाई कोर्ट। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन रिलीज़ कर दिया है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो जो इनकम थ्रेशोल्ड है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए इन प्राइवेट स्कूल, इसको बढ़ा दें। थ्रेशोल्ड लिमिट की बात की जा रही है कि भाई 1 लाख रुपए सालाना नहीं चाहिए, बल्कि 5 लाख रुपए तक भी अगर किसी के पेरेंट्स की आय है पर ईयर तो भी आप उसे EWS कैटेगरी में रखेंगे। साथ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं, जो फैमिलीज़ के द्वारा फेस किए जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द दिल्ली जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर 1 लाख रुपए अपने आप में बहुत कम अमाउंट देखने के लिए मिलता है। अब देखिए यहाँ पर कोर्ट ने बात क्या रखी है, इनका बोलना है कि अगर आप दिल्ली जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहे हैं और आपने 1 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड एक मिनिमम वेज लिमिट रखी है कि भाई यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की आय कम से कम 1 लाख रुपए अगर सालाना होगी तो आप उसे EWS में एडमिशन दे देंगे, विच मीन्स कि
आप मंथली इनकम की बात कर रहे हैं 17,494 रुपये, जो कि दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही अजीब साउंड करता है, एक अनरियलिस्टिक साउंड करता है ये सोचना कि एक बच्चा जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में जा रहा है उसके पेरेंट्स की अगर आप टोटल इनकम की बात करेंगे दिल्ली जैसी सिटी में, दैट इज़ ओनली 1 लाख रुपीज़, क्योंकि ये तो मिनिमम वेज है आपको दिल्ली में देखने मिल जाएगा अनस्किल्ड लेबर का। इसलिए थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है एटलीस्ट 5 लाख रुपीज़, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन मैकेनिज़्म यहाँ पर बना हुआ है, जो अनरियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं, इसको दूर किया जा सके। बात करें अगर हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में, तो ये सोसाइटी का वो वर्ग है जिसको हम यूजुअली अनरिजर्व्ड की कैटेगरी में रखते हैं, बट इनका जो पूरा का पूरा डिसीजन होता है, जो पैरामीटर होता है, वो फैमिली की एनुअल इनकम से काउंट किया जाता है, जो कि 8 लाख रुपए सालाना से कम होती है फ्रॉम एवरी सिंगल सोर्स। इसके बीच में अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी जो कैटेगरी है, ये ना ही एसटी, एससी, ओबीसी किसी में आपको काउंट करते हुए नहीं दिखाई देगी, बल्कि इट इज़ अ सेपरेट कैटेगरी जहाँ पर 10% का रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि हर इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो 10% का रिजर्वेशन, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी में से हैं और अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द कार्ड ऑफ EWS। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में एंड वील टॉक अबाउट द ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट कॉल फॉर फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल। अगेन COP28 यहाँ पर चर्चा में है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस COP28 जो कि UAE में यहाँ पर हो रहा है, इसके अंदर एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल स्टॉक टेक, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी COP मीटिंग में फॉसिल्स फ्यूल को पूरी तरीके से ग्लोबल लेवल पर फेज आउट करने की बात की जा रही है। यूएई में जहाँ पर इसको हो रहा है, जहाँ पर जो कि अपने आप में एक ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जो कि लीडरशिप कर दिखाता है अपनी ऑयल इंडस्ट्रीज़ में, ऐसे में जिनका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है फॉसिल फ्यूल को लेकर, यहाँ से ये स्टेटमेंट आना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो क्लाइमेट टॉक्स में सबसे ज़्यादा बात की जाती है कि हमें अपना जो डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर उसे कम करना होगा, लेकिन पहली बार यहाँ पर बात की जा रही है कि कंप्लीटली आप अगर फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल लेवल पर इसको फेज़ आउट कर दीजिए। इसके अंदर आप चाहे ऑयल की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, कोल की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है। कारण क्यों? क्योंकि जो हमारा एमिशन है इसको रिड्यूस करना होगा ताकि हमारा ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहे, विच इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे एमिशन बढ़ता जाएगा उसके कारण हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो दूसरी गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, ये हमारे एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाती हैं और इसकी वजह से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो नहीं हो पाता। चलिए बात करते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में कि आखिर ये है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो GST की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हमें देखने मिली थी 2015 में। 2015 में एक प्रपोज़ल यहाँ पर दिया गया था कि हर 5 साल में क्या इम्पैक्ट है कंट्रीज़ के क्लाइमेट चेंज एक्शन को लेकर, इसको यहाँ पर असेस किया जाए और पेरिस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर प्रत्येक कंट्री को अपना असेसमेंट प्लान सबमिट करना होगा फॉर एवरी 5 ईयर्स ऑफ साइकिल। इस तरीके के पहले स्टॉक टेक की अगर हम बात करें तो इसको शेड्यूल किया गया था 2023 में अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, जो कि असेस करेगा कि क्या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी हमने एक्शन लेने थे उनको हम फुलफ़िल कर पाए हैं या नहीं फुलफ़िल कर पाए हैं। क्या ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को हम पर प्री इंडस्ट्रियल टाइम पर जो कि 2 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे था वहाँ तक मेंटेन कर पाए हैं या नहीं, ये देखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही इसके अंदर एक ब्रॉडर नेगोशिएशन किया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस को ख़त्म करने के लिए, उनको कंप्लीट कॉल ऑफ करने की भी बात हमें ग्लोबल स्टॉक टेक में देखने के लिए मिलती है। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को यहाँ पर डबल और ट्रिपल करने की बात की जा रही है बाय 2030। साथ ही इसके अंदर एवरेज एनुअल रेट जो है एनर्जी एफिशिएंसी की, उसे भी इम्प्रूव करने की बात की जा रही है टू 4.1%।
इंडिया की बात करें तो इंडिया ने देखिए इस पर साइन नहीं किया है। कारण क्यों? और इंडिया के अलावा ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसके ऊपर साइन नहीं किया है। कारण क्योंकि इंडिया की डिपेंडेंसी आपको कोल के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में इंडिया एकदम से अगर ये बोले कि वो कोल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा या कोल पर पूरी डिपेंडेंसी नहीं दिखाएगा, तो ये अपने आप में अतिशयोक्तिपूर्ण बात हमें देखने के लिए मिलेगी। इसी की वजह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि जब आप इस मैप को लाने की बात करें तो कोई क्लियर रोड मैप आपने नहीं बताया। आपने ये भी नहीं बताया कि भाई किस तरीके से जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो फॉसिल फ्यूल को या कोल के यूज़ को परमानेंटली कैसे बंद कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन द फेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट येट। और देखिए इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक और आर्टिकल हमारे पास है विच इज़ द ऑनेस्ट रिकॉग्निंग। ग्लोबल टारगेट लिमिट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये इंक्रीज़ होता जा रहा है विच इज़ 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान दें, और ऐसे में COP28 का जो समिट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का एक टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है 2023 तक कम से कम वो चाहिए 11,000 गीगावाट। वहीं विच इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल फॉर एवरी कंट्री। ऐसे में देखिए इंडिया का जो पोजीशन है वो अपने आप में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जब बात हो रही है ट्रिपलिंग ऑफ द प्लेज को, ऐसे में इंडिया और चाइना यहाँ से एब्सेंट हमें नज़र आएंगे। कारण क्यों? क्योंकि इंडिया की मेजर इंडस्ट्रीज़ आज भी कोल बेस्ड इंडस्ट्री हैं और इंडिया ऐसे में कंप्लीट फेज आउट करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हमें नज़र आता है। कारण क्योंकि इंडिया को अभी बहुत समय चाहिए। अचानक से देखिए कोल को हटाना, आप सोच रहे होंगे कोल को हटाने से क्या प्रॉब्लम है, हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी लाइफ्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसके ऊपर डिपेंडेंट है, एंड येट वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स। ऐसे में केवल 2023 तक इंडिया अगर ये सोचे कि वो पूरी तरीके से इसको फेज आउट कर देगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। कोल फायर्ड प्लांट्स की बात करें तो इंडिया में ग्रीन हाउस गैसेज में 70% का जो एमिशन है वो केवल और केवल कोल फायर्ड प्लांट्स में हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन इंडिया अभी भी इतने के बाद भी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जहां पर उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। वहीं अगर हम दूसरी तरफ डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में बात करें जैसे यूएस और दूसरी कंट्रीज़, ये बोल देती है कि भाई ठीक है हम यहाँ पर कोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट एक्शंस सेज वेरी डिफरेंटली। स्टिल दे आर यूजिंग कोल बेस्ड इंडस्ट्री। क्यों? कारण देखिए इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन 16वीं शताब्दी में कर लिया था। इंडिया और बाकी दूसरे जो डेवलपिंग नेशंस हैं दे आर स्टिल ऑन द वर्ज ऑफ दैट, जहां अभी हम पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर पाए हैं। इसीलिए इंडिया ने यहाँ पर किसी तरीके के ऐसे कोई सिग्नेचर नहीं किए हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में जो अगेन हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड देखने के लिए मिलेगा। बात की जा रही है प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड को लेकर। देखिए इंटरनेशनल नेगोशिएशन कमेटी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यहाँ पर नैरोबी में मिली है 13 से 19 नवंबर को। ये इनका तीसरा नेगोशिएशन राउंड है जिसके अंदर जो एक इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको यहाँ पर साइन करने की बात की जा रही है, विच इज़ कि प्लास्टिक को यहाँ पर हमें दुनिया भर से आउट करना होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली रिजोल्यूशन के 5/14 क्लॉज के बारे में बात करें तो ऐसे में ग्लोबल प्लास्टिक को ट्रीट करना ज़रूरी है 2025 तक। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। ना केवल ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है बट ह्यूमन बॉडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसे में बात की जा रही है ज़ीरो ड्राफ्ट के बारे में। ज़ीरो ड्राफ्ट की बात करें तो इसे सेक्रेटरीट्स के द्वारा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है एक इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग ट्रीटी के रूप में, जहाँ पर प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है, प्लास्टिक पोल्यूशन के इस्तेमाल पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है।
इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे प्राइमरी पॉलीमर प्रोडक्शन, केमिकल कंसर्न, प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक क्या है, ट्रीट करने से क्या फ़ायदा और नुकसान है, फाइनेंशियल मैकेनिज़्म क्या है, सारी चीज़ों को यहाँ पर इस ड्राफ्ट के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। डिसएग्रीमेंट्स की बात करें तो देखिए, इस नेगोशिएशन के दौरान बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे जो मेंबर हैं, कुछ तो इसके फेवर में दिखे, लेकिन सम ऑफ द नेशंस आर नॉट इन फेवर। कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंट्रीज़ अरोज ओवर रिड्यूसिंग प्राइमरी पॉलीमर प्रोडक्शन, जो कि बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे यूएनईए रिजोल्यूशन 5 क्लॉज 14 के अंदर गलत माना जाता है। डिसएग्रीमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो स्कोप है ट्रीटी, उसके बारे में कोई खास चर्चा नहीं की जा रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, जैसे सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, ईरान, गल्फ कंट्रीज़ की, सो दे हैव एक्सेप्टेड कि हेल्थ और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, कम से कम इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमेशा याद रखिए, ये जो डिसएग्रीमेंट है ये आया है प्लास्टिक की लाइफ साइकिल को लेकर। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जो कहीं ना कहीं मटेरियल सोर्सिंग है, ठीक है, इसके ऊपर हमें लगाम लगाना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि एलिमिनेट करने की बात करते हैं, कंपाउंड्स एंड पॉलीमर्स, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन देखने के लिए मिलता है। चाहे हम कितने भी मेजर्स अपनाने की कोशिश करें, लेकिन प्लास्टिक कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाता है। ओके, सो इस आर्टिकल में क्या बहुत कुछ पढ़ने के लिए है? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर एक शब्द समझ लीजिए, विच इज़ दी INC, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी। INC की बात करें तो ये कमेटी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था नेगोशिएट करने के लिए और डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशंस को लेकर काम करते हैं। ये कमेटी ऑपरेट करती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और इसका मुख्य काम है एक स्पेसिफिक गोल को तैयार करना, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को तैयार करना बाय द ईयर 2025, जो कि यूएनई के रिजोल्यूशन 5/14 का पार्ट है। इस कमेटी का मुख्य काम है राउंड ऑफ नेगोशिएशन यहाँ पर कंडक्ट करवाना, ड्राफ्ट तैयार कराने के लिए कंट्रीज़ को यहाँ पर एग्री करना, और ऐसे में INC की दूसरी और ये तीसरी मीटिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो एक स्पेशल एजेंसी है अगेन अंडर द यूनाइटेड नेशंस, जिसको बनाया गया था 1972 में, following the United Nations Conference on the Human Environment which was held in Stockholm। UNEP की बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट हमें देखने मिलेगा 15 दिसंबर 1972 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन दी नैरोबी, विच इज़ लोकेटेड इन दी केन्या। मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो UNEP एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे फैसिलिटेशन करना हो या इम्प्लीमेंटेशन करना हो ग्लोबल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट्स का, कन्वेंशन का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई काम करना हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या दूसरे ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड कोई भी कार्य करना हो, सभी में UNEP महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये पब्लिश करते हैं, जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंटल आउटलुक, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बताता है एनवायरमेंटल ट्रेंड्स और इशू के बारे में। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंट वील डिस्कस अबाउट द GPS सिस्टम, हाउ द ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम वर्क्स। ये क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, सारी चीज़ें समझते हैं। आजकल अभी हम किसी भी चीज़ की बात करें, आप कैब बुक करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप अपनी लोकेशन डाल देते हैं, जो कि एक प्रिसाइज्ड लोकेशन होती है आपके स्थान की, जिसे हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत की बात करें तो US डिपार्टमेंट के डिफेंसिंग सिस्टम ने इसकी शुरुआत करी थी 1973 में, और पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था 1978 में। मॉडर्न GPS सैटेलाइट के बारे में बात करें तो इसके अंदर 24 सैटेलाइट्स देखने के लिए मिलती हैं, जो कि अर्थ का 6 ऑर्बिट्स में यहाँ पर चक्कर लगाती हैं। हर सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट करती हैं 2 ऑर्बिट को इन अ सिंगल डे। एक ओवरऑल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें 3 मेजर कंपोनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो हमें एक स्पेस सेगमेंट देखने मिलता है, दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंट्रोल सेगमेंट देखने मिलता है, एंड थर्ड इज़ द यूज़र। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ दी
मॉनिटरिंग सेगमेंट, स्पेस में यहाँ पर एक सैटेलाइट लगी हुई है, यहाँ एक एंटीना है जो इसके साथ कंट्रोल करेगा और इस एंटीना की सहायता से ये किसी यूज़र का फ़ोन है उसके पास सारी डेटा यहाँ पर देखने मिलेगा और एल्स दी वाइस वर्सा। हम इस स्पेस सेगमेंट की बात करें जो कि 24 सैटेलाइट इसके अंदर हमें कंसिस्ट होती हुई दिखाई देती हैं, जिसके 6 ऑर्बिट आपको लगभग 20,200 किलोमीटर अर्थ के ऊपर लगातार चक्कर काटते हुए नज़र आते हैं। वहीं अगर हम कंट्रोल सेगमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमें ग्लोबल नेटवर्क दिखाई देते हैं जो कि ग्राउंड बेस्ड स्टेशन होता है, जिसके ऊपर यूजुअली आप देखते हैं एक एंटीना लगा होता है जो कि इन 24 सैटेलाइट के साथ लगातार कोऑर्डिनेट करता है और यहीं पर एक टाइम ट्रांजिशन के बीच में हमें कमांड देखने के लिए मिलती है। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है विच इज़ द यूज़र। सपोज़ आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ की लोकेशन जाननी है कि 24 सैटेलाइट पूरे ऑर्बिट को कवर करते हुए लगभग 20,200 किलोमीटर ऊपर अर्थ के किसी भी सेक्शन का एक पर्टिकुलर लोकेशन हमें ग्रिड पैटर्न में यहाँ पर भेज देती हैं। ये एप्लीकेशन यहाँ पर बताती है कि कोई भी जगह दुनिया में किसी भी जगह की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है। कंट्रोल सेगमेंट यहाँ पर यूज़ करा जाता है, एक मास्टर कंट्रोल स्टेशन होता है जो कि सारी की सारी डेटास को यहाँ पर कोऑर्डिनेट करता है और अलग अलग क्षेत्रों में भेजता है। वहीं अगर हम जीपीएस की बात करें किस चीज़ में इस्तेमाल होता है तो आई वुड रादर से ऐसी कौन सा सेक्टर है जहां पर जीपीएस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप मिलिट्री सेक्टर की बात कर लें सर्वेलेंस के लिए, आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लें, कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, टेलीकम्युनिकेशन, पावर ट्रांजिशन की बात कर लें, अगर कभी कोई कैलेमिटी आ जाती है तो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मेट्रोलॉजी और सेस्मोलॉजी की बात करें तभी भी जीपीएस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। चाहे लोकेशन की बात हो या पूरे की पूरी एक मैप क्रिएट करने की बात हो, टू द पॉइंट प्रिसाइज लोकेशन के लिए, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के लिए आज की डेट में सभी लोग जीपीएस पे यहाँ पर डिपेंडेंट होते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 6.5 बिलियन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डिवाइसेस आपको दुनिया भर में इंस्टॉल्ड देखने के लिए मिलेंगी, जिसका जो संख्या है ये 2031 तक 10 बिलियन का होता हुआ नज़र आ जाएगा। सारी जीपीएस सैटेलाइट की बात करें तो ये कंटिन्यूसली एक रेडियो सिग्नल यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करती हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट इट्स लोकेशन कि वो किस ऑर्बिट में यहाँ पर है। उसी के साथ अगर हम बात करें ये जो सिग्नल है ये यहाँ पर L1 विच इज़ दी 157.42 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड से और L2 की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 50 बिट सेकेंड्स के हिसाब से जनरेट होते हैं। इन सिग्नल्स की बात करें तो ये एनकोड होते हैं, कोडेड डिवीज़न हमें देखने के लिए मिलता है जिसकी वजह से मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ यहाँ पे कैच किया जा सकता है। ओके, सो आई विल शो यू वन डायग्राम, इसकी मदद से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात करें जीएनएसएस सिस्टम के बारे में तो यूएस स्पेस बेस्ड पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग पॉलिसीज़ और जीपीएस सिस्टम कोलैबोरेशन के साथ अगर हम बात करें तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हमें देखने मिलता है। इसी के अलावा दूसरी कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और यूके भी इन सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे रशिया के पास ग्लोसनास आपको देखने मिलेगा, ईयू के पास गैलीलियो आपको देखने मिलेगा, चाइना के पास बाइडू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी सब के बीच में आ जाता है इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम विच इज़ दी नाविक। नाविक की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको इनिशिएट किया गया था 2006 में। इंडिया का रीजनल जीएनएसएस सिस्टम है, बाद में इसका नाम चेंज करके नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन कर दिया गया, जिसके कारण इसका नाम बन गया नाविक। इसके अंदर 7 सैटेलाइट्स हमें देखने मिलती हैं जो कि 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में यहाँ पर चक्कर लगाती हुई काम करती हैं। ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन फैसिलिटी की बात करें तो कम से कम 4 फैसिलिटीज सैटेलाइट्स आपको देखने मिलती हैं। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटीज़ लोकेटर्स की बात करें तो हसन विच इज़ इन दी कर्नाटका और एक आपको भोपाल मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा विच इज़ एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। काम क्या होता है, कम्युनिकेशन के अलावा कंट्रोल स्टेशन जितनी भी हमारे आसपास के सिस्टम है उसको बताना इनका काम है। इंडिया के दूसरे सिस्टम की बात करें इसी तरीके से तो विच इज़ दी गगन।
विच इज़ द GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन, जिसको ऑपरेट करता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्राइमरली बात करें तो इसको बनाया गया था जो सेफ्टी है सिविलियंस की, सिविल एविएशन की, उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल इसकी करेक्ट मेजरिंग की वजह से, इसकी इंटीग्रिटी की वजह से इसका जो स्कोप है इसको वाइडर कर दिया गया है। नाउ ईच वन ऑफ इंडियन सेगमेंट इज यूजिंग दीज रीजनल डिवाइसेस। ओके, सो हेयर इज दिस वन इमेज विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, चाहे आप स्टेट सर्विसेज की एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली फॉर MPPSC। ये पर्टिकुलर सेक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऑल राइट, सो हियर आर द 7 सैटेलाइट्स 1 2 3 4 5 6 7। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये अलग अलग जगह पर आपको लोकेट होते हुए भारत को चारों तरफ से कवर करती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो पहला सवाल है हमारे पास, हाउ डज practice of writing of loans, and second is the current status of the United Nations Treaty on Ending Plastic Pollutions. So आपको करना क्या है, आप अपने आंसर्स लिखेंगे, click the photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.